कि कॉलेज का पैसा देने का ताकत नहीं थी, फिर भी मेरी माँ कितना कर एक वीडियो बनाया था लाइव फेसबुक पे। हाँ। और मुझे याद है कि वो वीडियो 32,000 के व्यू हुआ था विद इन 1 वीक। बहुत रहा, जूते की जो लेस होते हैं वो भी खिंच गए थे। 200 रिजेक्शन हुआ है मेरा। हेलो। हेलो। तो आज हमारे स्टूडियो में मतलब मेरे ऑफिस में मलिक भाई आए हुए हैं। तो इनका आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, इनका एक यूट्यूब चैनल है तबरेज़ मलिक करके। तो आप मोस्टली तो इनको जानते होंगे, क्योंकि जिसका भी इंटरेस्ट इस लाइन में है तो इन्होंने इतना नाम ऑलरेडी वो कर लिया हुआ है। तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप जाके इनके कंटेंट भी देख सकते हो। तो आज हम इनसे बहुत सारे इनकी जो जर्नी थी, जो ये चीज़ें इन्होंने अचीव की हुई हैं, तो उनके बारे में हम सारी चीज़ें एकदम डिटेल में इनसे क्वेश्चंस करेंगे। जी। तो पहले ऑडियंस को आप तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, जो कि अक्सर हम मिलते हैं और हमारी जो रिलेशन है काफ़ी पुरानी है। जब मेरे कुछ 5 से 7 सब्सक्राइबर थे तब से आप मेरे से जुड़े हैं, और अच्छा लगता है कि कोई और बंदा इस लाइन में आगे बढ़ता है। मेरा एक ही कहना होता है हर एक यूट्यूबर से कि आपके कंटेंट आपके होने चाहिए, और आपके कंटेंट में सच्चाई झलकनी चाहिए, जो कि उसमें झलकता है आपका। लेकिन एक शिकायत आपसे और कुछ नए यूट्यूबर से भी है, जैसे सिद्धार्थ क्रोशिया वालों से, कि उनके कंटेंट बड़े अच्छे होते हैं लेकिन आप लोग कंटेंट बहुत लेट डालते हो। उससे क्या होता है कि जो सही नॉलेज भी मिलता है लोगों को नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि कंटेंट बनाइए और टाइम जल्दी से जल्दी बनाइए, एटलीस्ट वीकली 2। सही बात जी। है। ये मैं भी मतलब ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन आप भी जैसे अभी मुझे पर्सनली भी जानते हो, जी। तो टाइम का हो जाता है। बट मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट वीक में एक अच्छा वीडियो एक एटलीस्ट। जी। आए ऑडियंस के लिए। बताइए। अभी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने इकट्ठा किए हैं बहुत जगह से, जी। तो वो मैं डिटेल में जी। शुरू करना चाहूँगा। बताइए। तो पहली बार जब पहला आपने वीडियो डाला था, तो कौन से टॉपिक में डाला था और क्या सोच के डाला था कि कैसे चलेगा, क्या होगा? कुछ सोचा था फ्यूचर की बस ऐसे ही कुछ डाल दिया था? क्या था पहला एक्चुअली वीडियो? जो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको अबाउट में जाके देखेंगे तो वो 2011 का एक्चुअली में। तो उस ज़माने में इतना क्रेज़ नहीं हुआ करता था। लेकिन ऐसा होता था कि कभी कभी बीच में कोई ऐसा ना, मैं ब्लॉगिंग्स की वीडियो मतलब ऐसे मेरे जिसमें फेस वैल्यू मेरे नहीं होते थे, मैं डाल देता था। तो कभी इतना सीरियसली नहीं लिया, कभी साल में 6 महीने में एक डाल दिया, क्योंकि मैं जॉब में अकाउंट मैनेजर था तो मेरे को इतना काम रहता था, मैं इतना फ्री नहीं रहता था। तो हुआ ये कि कोरोना आया। जब कोविड आया तो कोविड में ऐसा हुआ कि लोगों को यूएस का वीज़ा मिलना बंद हो गया। तो उस समय मेरा बच्चा हुआ छोटा, जो अभी 2 साल का हो गया है, और उसकी जो पैदाइश थी 5 मई की थी। मैंने उसका 6 जुलाई को यूएई रेसिडेंट है, मतलब दुबई में पैदा हुआ, तो उसका वीज़ा लगाया था मैंने 20 जुलाई को। और उसका मैंने, मुझे याद है आज भी, जब मैंने उसका पासपोर्ट और वीज़ा स्टैंपिंग करवाया था तो कुछ 8 या 9 जुलाई को मैंने उसका ये वीज़ा अप्लाई किया था अपना यूएस के लिए। उसमें एक ऑप्शन था कि इंटरव्यू बिहेवियर प्रोग्राम। तो उसमें बच्चे लोग आते हैं, माइनर आते हैं, खासकर अगर अपने माँ बाप के पास पासपोर्ट है तो जो छोटा बच्चा होता है उसका इंटरव्यू नहीं होता है, खाली आपको डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको एम्बेसी से मेल आता है कि इनका डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर ईमेल करके हमको भेज दो या स्कैन करके भेज दो। लेकिन एक्चुअली मोस्टली वो हमारे दुबई में जो होता है पोस्ट से भेजना पड़ता है, जहाँ पे एमरेट्स पोस्ट है। तो मैंने उसको भेजा और विद इन 12 डेज या 11 डेज में मेरा वीज़ा लग के मेरे बच्चे का आ गया। वो अभी भी मुझे दिन याद है, मैं एमरेट्स पोस्ट से बाहर निकला और मैंने एक वीडियो बनाया था लाइव फेसबुक पे। और मुझे याद है कि वो वीडियो 32,000 के व्यू हुआ था विद इन 1 वीक। और वीडियो मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, कमेंट किया, लोगों ने बोला मलिक भाई वीडियो बनाना इस पर चालू करो। तब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया, लेकिन तब भी मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। मतलब मेरे को याद है कि जुलाई से लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं, मैं टिकटॉक ज़्यादा बनाता था, क्योंकि मैं टिकटॉक पे भरोसा करता था। अच्छा। टिकटॉक पे भरोसा करता था। एक दिन मेरे सामने एक वीडियो, सामने एक बंदे का आता है और वो मेरा मेरे बॉडी मतलब मेरे दिमाग को हिला के रखता है। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा इसमें। वो बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनके 20 मिलियन फॉलोवर, 25 मिलियन मेरे को लगता है कि टेक्निकल गुरु जी, जो कि गौरव चौधरी साहब है, जो दुबई में रहते हैं। उनका एक वीडियो आया था और उसमें 2-3, लेकिन उनका वीडियो चेंज क्या किया कि आपका टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में क्या बेनिफिट है। क्या होता है टिकटॉक का जो होता है ना, वो सब ट्रेंडिंग सिस्टम चलता है। मतलब मैं ये तो ये कहना चाहूँगा कि जो नया बंदा है ना, अगर उसके टॉपिक अच्छे हो पोर्तुगाल पे ना, तो जिस बंदे ने एक भी वीडियो डाला उसका वीडियो ब्रॉडकास्ट हो सकता है, अगर उसके कंटेंट अच्छे हो तो। लेकिन टिकटॉक ऐसा नहीं है। ये सोच के आपने मतलब पहला मैंने वीडियो चालू किया तो फिर पहले जैसे मुझे आइडिया है आपके टिकटॉक में भी 12,000 सब्सक्राइबर हो 12.5 गए, 13 हज़ार। जी जी।
तो वो छोड़ के यूट्यूब में फिर से शुरू करना। हाँ, मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ कि एक ख्वाहिश रही हमेशा मेरी ज़िंदगी में कि मैं फेमस हो जाऊँ, लोग मुझे पहचाने। ये मेरी जिज्ञासा हमेशा रही है और हर आदमी भूखा होता है इस चीज़ का। राइट। लेकिन मैंने इसको मैं जब देखा कि कई लेवल पे दुबई में, पंजाब में और खासकर पाकिस्तान के कई शहरों में स्कैम हो रहा है, तो मैंने बहुत गौर किया इस पे, कई वीडियोस देखे, तभी मैंने कंटेंट चालू किया। लेकिन मेरी भी डर थी पहले स्टार्टिंग की। सबसे पहले जो मेरा सबसे अच्छी वीडियो चली वो चली यूके वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जो मैंने डिटेल में बताया। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे या गूगल पे तो मेरी पहली वीडियो मिलेगी यूके वीज़ा प्रोसेस करके। जो पहली यूट्यूब की वीडियो होगी शायद, जिसमें फुल इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हो फ्री में। सही है। वो उस टाइम तक अच्छा ऐसा सिस्टम था कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती थी, सारी चीज़ें एजेंसियां मैनेज होती थी करती फ्री में, वीडियो है, लेकिन इतने डीप में नहीं बताया गया है। ओके। मैंने पूरा डीप में प्रूफ बताते A to Z करके पूरा। अप्लाई किया। ओके। तो अभी दूसरा क्वेश्चन मैं देखना चाहूँगा। तो आप जैसे अभी तो मतलब आप बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल करने लगे हो। 30+ कंट्री हो चुकी है मेरी अभी। यूरोप के अंदर जी। एक्सपेंसिव कंट्रीज नहीं, तो कंट्रीज तो लोग बहुत सारी छोटी नहीं, छोटी। ओनली यूरोप कंट्री। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा यूरोप हुआ, मैं यूएस घूम चुका हूँ, यूके ट्रेवल कर चुका 2-3 बार, उसके बाद जॉर्जिया। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं दूसरी कंट्री नहीं जाता, जैसे ईरान, अफ्रीका, ये सब कंट्री में नहीं जाता। बट आप बिजनेस पर्पस के थ्रू नहीं, पहले मैं बिजनेस से नहीं, पहले घुमा हूँ। अच्छा। मैं 2020 के 2021 तक सिर्फ घुमा हूँ, कभी ब्लॉग नहीं बनाया। मेरे को घूमने का शौक रहा है हमेशा। अच्छा। हाँ, मैं कभी कोई ब्लॉग नहीं बनाया वहाँ जाके। शुरू से इंटरेस्ट यूरोप और यूएस की घूमने तरफ का था। सिर्फ। अच्छा कमाता था, अच्छी सैलरी थी, परिवार पूरा साथ में रखता था, तो साथ में फैमिली के साथ भी मैं यूएस गया हूँ, फैमिली के साथ 2 बार मैं यूरोप भी गया हूँ। ऐसा नहीं है कि अकेला गया, फैमिली लेकर भी गया हूँ मैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने दम पे बहुत अच्छी सैलरी कमाता हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली बिजनेस चालू किया। इसके पहले मैं इंडिया का लगभग 3 लाख रुपये मेरा महीने सैलरी था। जब मैंने इस लाइन में आया उसके पहले मैं 3 लाख रुपये मेरी सैलरी रह चुकी है। राइट। मंथली। तो वही अब ऑडियंस को एक और भी चीज़ क्लियर कर दीजिए, जैसे आपके जो भी ऑडियंस होंगे, आपने अभी तक लोगों को अपनी एजुकेशन और जॉब प्रोफाइल बताई हुई नहीं है एग्जैक्टली क्लियर तरीके से। मैं बता देता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही लोअर कैटेगरी का है। मैं बता देता हूँ कि हम लोग बॉम्बे के झोपड़पट्टी से आते हैं, लेकिन एक सोच रही वहाँ पे रहते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे आसपास का जो माहौल थे ना, बहुत बेकार माहौल था। मतलब इन द सेंस बेकार उस तरह का नहीं, जैसे कि दारू पीना आम चीज़ थी, झगड़ा आराम से, नशे की आदत थी। तो एक चीज़ मैं हमेशा सोचता था, यार यहाँ से निकलना ज़रूरी है। उसमें 3-4 हमेशा दोस्त थे जो आज अच्छे पोस्ट पे हैं, वो चारों की हमारी सोच यही थी कि हम लोग को कहीं जीवन आगे नहीं ये जीवन आगे को नहीं देना। हमारी जो स्कूल की फीस थी, आज मैं जब बच्चों की इतनी महंगी फीस पे डालते तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग की फीस 30 रुपया हुआ करती थी, ओनली 30 रुपया। वो भी कैसे होगी? इंग्लिश मीडियम था, बट इंग्लिश का नामो निशान नहीं था। ये सही इंग्लिश का नामो निशान नहीं था, खाली मतलब हमारे मराठी लैंग्वेज में बात होती थी या हिंदी में बात होती थी। उसके अलावा वहाँ से जब मैं 10th पास किया, तो 10th का पास करके आप लोग शायद लोग यकीन नहीं करेंगे कि कॉलेज का पैसा देने का ताकत नहीं थी। फिर भी मेरी माँ कितना करके फिर भी मेरे को कॉलेज में डाली। उन्होंने देखा कि मेरे को क्रेज़ है। मेरे फैमिली में कोई भी जब तक कोई ग्रेजुएट नहीं होता, फैमिली नहीं, मेरे पूरे खानदान में किसी ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। तो जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं, मलिक भाई हैं, वो मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, बीकॉम किया हुआ है इन्होंने। बीकॉम किया मैंने, और उसके अलावा मैंने अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन पूरा कोर्स किया, टैली का कोर्स किया। एक और इंस्टीट्यूट कोर्स आता है जिसको बोलते हैं ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट करके, मैंने वो कोर्स किया है बाकायदा। अच्छा अकाउंटेंट हूँ मैं, अकाउंटेंट लेवल पे काम किया है। और एक चीज़ बता दूं कि मैंने सिर्फ बिग ब्रांड में काम किया आज तक, जैसे कि इंडिया में नोकिया में काम किया मैंने, फिर वहाँ से छोड़ के एक बड़ी इंस्टीट्यूट में काम किया है जो बाद में कुछ इश्यूज बंद हो गया। फिर यहाँ पे जब आया रेमंड में काम किया मैं, दुबई में अपने रेमंड में। फिर उसके बाद एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया, फिर उसके बाद एक बड़े IT कंपनी के साथ काम किया है। स्ट्रगल बहुत रहा, जूते की जो लेस होते हैं वो भी खिंच गए थे। 200 रिजेक्शन हुआ है मेरा, 200 इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ है मेरा इंडिया में। मैं हर दरवाज़ा खटखटाता था कि मुझे नौकरी दो, मुझे सीखना है। 200 के बाद मेरा जो 201 नंबर था, नोकिया मेरा नौकरी लगा था। और एक और बता दो कि नोकिया में जो मेरा इंटरव्यू था, फर्स्ट 10th कंपनी जो फाइंड किया था मैंने, नोकिया किया था, जो उसने मुझे रिजेक्ट किया था एक बार। फिर 1 साल के बाद नौकरी खोजते खोजते लास्ट में मुझे नोकिया ही मिला था। तो आपने मतलब अभी तक आप अराउंड 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस? हाँ, 18 ईयर्स का
मैं 2005 से काम कर रहा हूँ। ओके, 18 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बाद अचानक से यूट्यूब में आके इंफॉर्मेशन देने लगना। नहीं, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बचपन से जब मैं 1997 में पहला ईमेल आईडी बनाया था मैंने yahoo.com का, जिसके लिए 10 रुपया पे किया था, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गया था कि 1997 में एक बच्चे की उम्र कितनी थी, 10-11 साल। तो मेरे जो मामा थे वो बेल्जियम में रहते थे, तो वो उस समय मैंने yahoo.com पे वीडियो कॉल चला करता था, तभी उनसे बात किया था। तभी मेरे माइंड में आ गया था कि ये दुनिया बहुत आगे जाएगी आईटी वाली। तो मैंने सोचा था कि मैं इस लाइन में जाऊँगा, लेकिन क्या होता है गरीबी आपको दबा देती है। तब मैंने जब स्कूलिंग ख़त्म किया और 10+2 ख़त्म किया, तभी मैं कुछ 1200 रुपये कमाता था। तो मैंने सोचा कि कोर्स करता हूँ, NIT करके कोर्स आता है NIT में, आपको शायद मालूम हो। तो उस ज़माने में जब मैं कोर्स करने गया तो उन्होंने उस समय मेरे को 3 लाख रुपया मांगा, और उस ज़माने में सबसे चीपेस्ट कॉस्ट जो उसका कोर्स का था वो 80,000 का था। उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो लास्ट में एक ही चीज़ सोचे कि यार ये हमारे लायक नहीं है, हम इस पे नहीं जा सकते। इवन मैंने जो कॉलेज भी पढ़ा है मुंबई यूनिवर्सिटी का, जो हम एक्चुअली मैं जो कॉलेजेस है वो इस्माइल यूसुफ कॉलेज से है, जिसकी फ़ीस सिर्फ 400 रुपये हुआ करती थी। तो एक बंदा जो 400 फीस दे रहा है वो 80,000 का फीस कहाँ से देगा, कहाँ से अफोर्ड तो मैंने उसको स्किप किया और मैंने SMR इंस्टीट्यूट है मलड़ में, उससे मैंने 1700 या 2000 में कोर्स किया टैली का, एक्सेल सीखा। और एक चीज़ मैं अक्सर लोगों को बताना चाहूँगा, उस समय मैं क्या करता था, जब मुझे सिखाते थे ना तो मैं उनसे रिक्वेस्ट क्या करता था कि सर मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा सिस्टम पे बैठने दो। तो क्या बोलते थे, तुम एक काम करो, तुम शाम के कोर्स लो और 7 बजे के बाद हम 9 बजे बंद करते हैं, अगर कोई नहीं रहे तुम बैठना। तो मैं 9 बजे तक बैठ के सिस्टम पे खुद सीखता था, मतलब रिक्वेस्ट कर करके। तो ये स्ट्रगल रहा है। हाँ, तो बट वैसे फूड की ऐसे कोई इशू था नहीं कि वो भी मतलब किसके? जैसे खाने का घर पे फैमिली? नहीं, हम लोग 8 भाई बहन थे। अच्छा। और खाने के बारे में ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ, फादर ने हमेशा कवर किया। प्रॉब्लम नहीं होने दी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना आपकी लाइफ में तकलीफ भी, तो हमने एक गोला मतलब एक चावल को उबाला हुआ नहीं होता है, वो भी हमने खाया है। एक ऐसा दिन भी देखा है जब गवर्नमेंट ने पूरे झोपड़पट्टी को तोड़ दिया था, तो 3 दिन बगैर छत के नीचे थे हम, ना छत था ना कुछ था, ना खाने का इंतजाम था। और फादर हमारे कुछ इशू की वजह से कहीं 6 महीने के लिए चले गए थे, मतलब गवर्नमेंट के काम, क्योंकि हमारे फादर थोड़ा पॉलिटिक्स एरिया से बिलोंग करते हैं, तो कहीं चले गए थे। तो हम लोग अकेले थे, और उस समय में हमारे पास इतना नहीं था कि हम रूम का डिपोजिट लेके कहीं पे रह सकते थे। 3,000 मतलब मुंबई में इवन, हाँ 50,000 दे के और 3,000 का भाड़ा दे सकते थे। तो भी दिन हमने देखे। लोग सोचते हैं कि हम ऑलवेज जी 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 रिच, और कोई भी बंदा जैसे आके यूट्यूब में बैठ गया, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं जो हेल्प। गौरव जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। राइट। आज मेरे 100 के सब्सक्राइबर हैं। हाँ। मेरा इंस्टाग्राम तो बंद हुआ 2 बार, आपको मालूम है। हाँ। क्या रीज़न था मुझे नहीं, आज 50 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो जाते। ये 100 के मैंने 3 साल में अचीव किया, 2.5 साल में। राइट। लोग 6-3 महीने में भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो लाइन है वो डिफरेंट है। हमारे लाइन में हम लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, ज़िंदगी का मज़ा लेना नहीं। कि मैं ऐसा, मैं ब्लॉगर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारा लाइन डिफरेंट है। हम कैरियर बनाते लोगों का। कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आज तक मैंने माल्टा 1100 प्लस लोगों को भेजा है। 1100 प्लस लोग हैं, और माल्टा में आपको मालूम मेरी इज्जत क्या है। लेकिन इसके लिए टाइम लगा, वक्त लगा, सब्र किया, तब जाके हुआ। ये है। काफ़ी बार अभी तो मलिक भाई ने अपनी कंसल्टेंसी भी खोली हुई जी, है। मेरा मुंबई में ऑफिस है, मेरा दुबई में लाइसेंस मैंने ले लिया है। अभी बहुत जल्दी ऑफिस खुल जाएगा सितंबर में। ये वीडियो पोस्ट कब होगा मुझे नहीं पता। उसके अलावा मैं पुर्तगाल में अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। उसके अलावा बहुत जल्दी माल्टा में खोलूँगा, जागरेब में खोलूँगा, और बहुत सारी कंट्री और मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे ऑलरेडी एजेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया, हर कंट्री में ऑलरेडी एजेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं जी। तो आपकी एजेंसी और एजेंसियों से क्या डिफरेंट आई एम द करती है? बेस्ट। हाँ, तो किस तरह से क्या? आई एम द बेस्ट। एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं बेस्ट हूँ। मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि जो बंदा मुझे पैसा देता है ना, मैं उसे समझता हूँ कि पैसा मेरा है, मैंने किसी को दिया है, और उसके एक एक पाई को मैं सही तरीके से यूज़ करके उसको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। बाकी एजेंसी, मैंने कई एजेंसी बंद भी करवाए हैं पंजाब में मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैं वहाँ एजेंसी बंद करा दिया मैंने, मतलब यूट्यूब बना के, जो भी बना के मैंने बाकायदा उन लोगों को परेशान भी किया। एकमात्र ऐसा यूट्यूबर हूँ पूरे इंडिया में इस लाइन का बंदा, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस टाइप का वीडियो बनाते हैं। फ्री सेमिनार करता हूँ, अपना पैसा लगा के, अपना पैसा प्रॉफिट वैल्यू खुद का जो है अवेयरनेस के लिए। हाँ, अवेयरनेस के लिए कैरियर गाइडेंस देता हूँ, लाइव लोगों से बात करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कंसल्टेंसी बेस्ट कंसल्टेंसी इंडिया में नहीं है जॉब को लेके। ओके।
और जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन लेना चाहूँगा, अभी जैसे आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल की हुई हैं, तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो शुरू में हुई हो या अभी हुई हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल किस टाइप का? जैसे कि मान के चलिए आप पहली बार माल्टा आए, हम्म। तो आपने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिला हो, जैसे कोई प्रॉब्लम या दिखी हो जो लगा हो कि ये अभी नहीं चेंज कर सकता बट मैं फ्यूचर में चेंज करना चाहता हूँ? हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो किसी यूरोप, भी कंट्री का। हाँ। किसी के बारे में हाँ। बताना चाहूँगा। मैं यूरोप में एक चीज़ मैंने गौर किया है, लोग ना बहुत स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट। मैंने बहुत गौर किया है हम्म। कि मलिक भाई मेरे को 15 दिन हो गया, मेरा ये काम नहीं हुआ। हम्म। देखो, गवर्नमेंट के काम में वक्त लगेगा, तुम्हारे काम में वक्त लगेगा। हम्म। कोई भी कंट्री में अगर आते हो तो जैसे माल्टा फॉर एग्जांपल आते हो तो आपको 4.5 5.5 यूरो देता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो 2.5 साल पहले आए, आज वो 7.5 8 यूरो भी कमा रहे हैं। लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। लोग हर बहुत चीज़ में। स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, लोगों को ये सही नॉलेज नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे पुर्तगाल में बैठा हूँ मैं, लोगों की ये नॉलेज नहीं है। मैं कई बार लोगों को बताऊँ ऐसा कंट्री खोजो जहाँ तुम्हें आगे जाके बेनिफिट हो। जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है। भले स्पेन पेपर लेट देता है लेकिन स्पेन भी देता है। राइट। इसके बाद अलावा आपके पास अभी ऊपर का बहुत ऑफर चल रहे हैं, फिनलैंड का चल रहे हैं, डेनमार्क का अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताऊंगा। जब मैं ट्रेवल करता हूँ तो कई ऐसे लोग मुझे मिलते हैं ना जो बोलते हैं कि मलिक भाई हमने ये तकलीफ देगा, ये तकलीफ देगा, ये तकलीफ दिया। उनके ही कुछ लोग गलत कमेंट भी करते हैं। फिर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहिए कि इंटरव्यू लिया मैंने एक बंदे का। जब मैंने रोया नहीं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, उसकी जब स्टोरी थी सुन के मैं हैरान हो गया। 2.5 महीना वो जंगल में रहा। 2.5 महीने। सिर्फ एक चीज़ उसे नहीं मालूम थी, या उसके एरिया वालों की, लीगल तरीके से हम जा सकते हैं। राइट। लीगल, अब जैसे आपने पूछा कि कोई ऐसा कंट्री का अलग यूनिक चीज़ बताओ, तो मैं आपको बोला, आप स्विट्जरलैंड में नौकरी खोज सकते हो। हाँ, बट लोगों को हायर इन्फॉर्मेशन डिमांड नहीं। ऑफ शेफ है वहाँ पे, आपको पता है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, स्विट्जरलैंड में हायर डिमांड ऑफ शेफ है। बट लोगों को नहीं पता लैक कि ऑफ स्विट्जरलैंड में टूरिज्म सेक्टर में हायर डिमांड है। लोगों को लगता है वहाँ परमिट नहीं मिलता, मिलता है। मिलता है। आपको सीखना पड़ेगा। जर्मन में आपको मिलता है, किस लिए? मैकेनिक में मिलेगा आपको। लोग वहाँ वेटर जाके खोजते हैं। अरे मेरे भाई, जर्मन में वेटर की जरूरत नहीं है, जर्मन में मैकेनिक चाहिए। क्रोएशिया में आप कोस्टल एरिया में जाओ, वहाँ पे वेटर चाहिए। क्रोएशिया में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। पुर्तगाल में एग्रीकल्चर की जरूरत है। माल्टा में वेटर रेस्टोरेंट की जरूरत है। इटली में सीजनल की जरूरत है, खेती होता है। ग्रीस में खेती का जरूरत है। ये लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि यहाँ भी वो काम है, वहाँ भी वो काम है। स्पेन में टूरिज्म सेक्टर है, ये सबको नहीं मालूम है। स्पेन में एग्रीकल्चर भी है, लेकिन वहाँ आपको वेटर नहीं चाहिए। इंडियन वेटर नहीं लेंगे वो लोग, मतलब जो फ्रेश है उसको नहीं लेंगे वो लोग। आप जर्मन में, आपको मालूम है, आप फूड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर आता है। तो आप क्या करो, सिटी में काम करो, फ्रैंकफर्ट में काम करो, बर्लिन में काम करो। गाँव बाहर के एरिया में मत जाओ, आउटस्कर्ट एरिया में मत जाओ। तो लोगों को ये मालूम नहीं कि कौन सी कंट्री में क्या पोजीशन पे काम मिलता है, और उनको प्रोसेस भी नहीं मालूम है कौन सी कंट्री के लिए कौन सा प्रोसेस है, कैसे करें। हाँ, लोगों को फ्री में भी तो काम चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है कि जर्मन में घुसने के बाद आप किसी लॉयर को पकड़ लो, और लॉयर के पास जाओ, उसको पूरा प्रोसेस पूछो, उसको फीस दो 200 यूरो, आपको 1 घंटे का टाइम देगा, पूरा प्रोसेस समझा देगा। राइट। सही है। लोगों को फ्री में काम चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में लाइफ। गौरव जी, ये भी बात बताता हूँ। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि अपने दोस्तों की मदद लेके बाद में उनकी बुराई किया है। इसने मेरे को 500 फाइल का ले लिया, इसने 600 फाइल का ले लिया, इसने 300 फाइल का ले लिया। भाई, तुम जब तुम्हारा काम कर दिया तब तो अच्छा इंसान था ना, तो अब बदनाम क्यों करना? पहली बात तो तुमको प्रोसेस नहीं मालूम है। पहली बात तो तुम 27 कंट्री में कौन सी कंट्री में क्या डिमांड, तुमको यही नहीं मालूम है। गलती तुम्हारी भी तो है ना। तो ये कमियां मैंने लोगों में पाई है कि लोगों को सही में गाइड नहीं मालूम, गाइडेंस सही नहीं है। इसके लिए आप कुछ अपडेट, मतलब ऐसा आप कोई सिस्टम बनाने का सोच रहे हो, कोई प्लानिंग है कि जिससे? काम कर रहा हूँ मैं उस पर, लेकिन एक शरीर है ना, उसको भी आराम चाहिए। राइट। अभी मैं पुर्तगाल में 7 दिन से बैठा हूँ, फिर मैं यहाँ डेनमार्क जाऊँगा, उसके बाद माल्टा जाऊँगा, क्रोएशिया जाने का प्लान था। कितनी कंट्री कवर करूँ? दुबई भी देखना, परिवार भी देखना, अपना लोग भी देखना, कंसल्टेंसी भी देखना, सब कुछ देखना है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे। ओके, तो मतलब आपका कोई प्लान है कि जिसमें मतलब हर बंदे को पता हो कौन सी कंट्री में क्या डिमांड आने वाली है? 100% उसी पे काम करने वाला हूँ। मेरी टीम काम कर रही है। राइट। मैंने पुर्तगाल में अपनी टीम रखी हुई है। मेरा मैनेजर लेवल पे बंदा कंट्री हेड है, अहमद साजिब काम कर रहा है। राइट। उनको मैं वर्ल्ड पूरा यूरोप ट्रेवल करने वाले हो, बस उनकी टीआरसी आ जाए उनका, क्योंकि मैं को भी इलीगल काम नहीं करना चाहता। हर एक काम लीगल। मैं कंपनी रजिस्टर्ड किया है, उसमें मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहा है।
ओके, मतलब और हमारी आपने कंपनी की सिंपल पॉलिसी है, हमने ना कोई मालिक है ना कोई नौकर है, ओके हमारी कंपनी का एक पॉलिसी है। कि हर बंदा ओनर है, हाँ, उसको उस हर हिसाब बंदा से ऑनर एक्शन है, लेना। हर बंदा नौकर है। मुझे भी उतनी काम करना है जितना अहमद को करना है, उतने मेरे को काम है जितना मेरे टीम मेंबर मुंबई में, सब बराबर है मेरे लिए, बट सीनियर है बस। राइट, एक्सपीरियंस सब हाँ, चीज़ें, वो सही बात है। और क्वेश्चन जो है कि आपका जैसे अभी आपने यूरोप की काफ़ी कंट्रीज घूमी हैं, तो अभी यूएस भी गए हो, जी। आप कनाडा विजिट किया है शायद नहीं, अभी मैंने आपने? वीज़ा लिया, विजिट बहुत जल्दी करूँगा। अच्छा, तो आप यूएस और यूके गए हुए हैं, हाँ, तो यूएस यूके और यूरोप में आपका क्या डिफरेंस है? क्या आपको लगा कि यूएस बेस्ट मेरे है? टर्म्स हाँ, में से पूछ रहे हैं कि लोगों के टर्म्स। लोगों के लिए भी और आपके लिए भी, आपको भी तो एक आइडिया लगा होगा। देखिए गौरव जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हम्म, हर एक कंट्री का अपना एक जोन वैल्यू है। जैसे राइट पंजाबी लोग को जो क्रेज़ है वो यूके और कनाडा का है, राइट। सही है। अब थोड़ा सा पुर्तगाल का आने लगा है, अब थोड़ा सा वो लोग इटली की तरफ भी भागने लगे, फ्रांस की तरफ भागने लगे। अब कुछ जैसे कि मैं गुजराती भाइयों के बारे में बताऊंगा, तो उनका जो क्रेज़ है यूएस में रहता है, हम्म वो आप बहुत कम आपको यूरोप में दिखेंगे, वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखेंगे, यूएस में दिखेंगे। अभी आप देखेंगे बाकी जो प्रांत के लोग हैं, जैसे नेपाली हमारे भाई हैं या हमारे यूपी के हैं, वो यूरोप ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो कैसे हैं कि उनकी उनको ना सिर्फ बताया गया उतना ही। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हर एक कंट्री का अपना जोन है। राइट। यूएस का एक अपना जोन है। यूएस में देखो तकलीफ इंडियन लोग की बहुत है, क्योंकि आप अगर लीगल एंट्री भी कर जाते हो ना, तो आपको ग्रीन कार्ड मिलने में 11 12 15 साल लग जाते हैं, और तब तक आप बाहर नहीं आ सकते हो। अगर आपको कनाडा का मिल जाता है ना, तो एक बेनिफिट उसके लिए क्या है कि एटलीस्ट वो कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर लीमिया आपको फ्री मिलता है तो, लेकिन लीमिया के लिए भी वहाँ पे 10 लाख से 50 लाख का 70 लाख का रेट है। हाँ मैं आपको कमियां बता रहा हर एक कंट्री के बारे में। मैं आपको यूके के बारे में बताता हूँ। यूके में रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंजेस मिलने लगा है या बेनिफिट्स मिलने लगा है, पहले ये नहीं था। लेकिन वहाँ पे वर्क परमिट हासिल करना बहुत बड़ी बात है। यूके के बारे में मैंने आपको बताया। अब यूरोप का बेनिफिट बताता हूँ। क्यों यूरोप? अब यूरोप का बेनिफिट ये कि फॉर एग्जांपल मैं पुर्तगाल में बैठा हूँ। राइट पुर्तगाल में आप क्या करते हो, लीगल एंट्री करते हो, और जैसा कि हमने आपने बात की थी कि 6 महीने में हम टीआरसी हासिल कर सकते हैं। राइट। उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस है, 5 साल के बाद आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हो। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि पुर्तगाल में, यूरोप में रहते हुए आप यूके एंट्री कर सकते हो लीगल टर्म में, क्योंकि यहाँ से बहुत इजी तरीके से वहाँ पे आपको नर्सिंग का और हॉस्पिटलिटी का बहुत इजी से मिल जाता है। आपको मैं अंदर की बात बता देता हूँ, यहाँ से आपको कनाडा का बहुत इजी मिल जाता है। राइट। लेकिन यूएस का सेम प्रोसेस है। यूएस के लिए सेम। यूएस के लिए सेम, उसके बाद चेंज। हाँ, यूएस के लिए एक चीज़ है, H1B वीज़ा अगर हासिल कर सकते हो तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है लीगल आने जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है। कोई एक्सपर्ट बंदा होगा तो ही पॉसिबल है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना दायरा है। राइट। पुर्तगाल का अपना दायरा है, जर्मन का अपना दायरा है, यूके अपने दायरे में काम करता है, यूएस। देखो 27 कंट्री एक होने का मतलब इनके रूल एक नहीं है, आपको भी ये मालूम है। बहुत डिफरेंट है। हाँ, आपको मैं बात बता दूं कि आप अगर एक एग्जांपल लेता हूं कि जर्मन से बेल्जियम जाते हो ना, तो कोई चेकिंग नहीं है। लेकिन वही आप लिथुआनिया से पोलैंड की तरफ आओ, बहुत सारी चेकिंग है। बहुत सारे। यही आप रोमानिया से अपने जो नए कंट्री बना क्रोशिया की तरफ आओ, बहुत ज़्यादा चेकिंग बहुत है। सारे। एक एग्जांपल, क्रोशिया से आप स्लोवानिया रोमानिया आओ, था। बहुत चेकिंग है। लेकिन वही स्लोवानिया से जर्मन में घुसो, कोई चेकिंग नहीं है। स्विट्जरलैंड से वियना में घुसो, कोई ऑस्ट्रिया से कोई चेकिंग नहीं है। तो हर एक कंट्री का यहाँ पे अपना अपना दायरा है। आप ये मत सोचो कि 27 कंट्री एक है, यहाँ के अपने लॉ है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक होगा एंट्री लेने मैं के आपको बाद। एक और बात बता दूं यूरोप के बारे में, जो असाइलम की बात है ना, आपको हर कंट्री नहीं देती है। राइट, नहीं देती। ये लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है काम करूंगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं वॉर बोल के फ्रांस में घुस जाऊंगा, मुझे असाइलम देंगे। वो नहीं देगा आपको, बोलेगा इलीगल काम करके रहे, मुश्किल नहीं है। असाइलम के मामले में वो नहीं देगा आपको। असाइलम आपको कौन देता है, मैं आपको बता देता हूँ। पुर्तगाल तो है नंबर 1 पे, राइट। उसके बाद आपको स्पेन दे देता है। स्पेन, हाँ। इटली भी बहुत कम केस में अब दे रही है। पहले पाकिस्तानी भाई के लिए इजी था, अब टाइम टफ बहुत हो गया। वेट कराते अब टफ हो गया। ग्रीस का तो सपना ही मत देखो, वो आपको कभी जिंदगी में नहीं देगी। जर्मन तो और हेडेक है, जर्मन कोई ना कोई इसमें आपको फंसाएगा। थोड़ा सा नेदरलैंड आपको दे देता है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज को पहले समझिए। समझने के पहले फिर से मैं इस वीडियो में की बात बोलना चाहूँगा। मैं जो माल्टा लीगल तरीके से आ माल्टा पे सकते काम करता हूँ, ज़्यादातर क्रोशिया पे मैं काम करता हूँ। मेरा एक ही कहना है, अगर आप कोई कंट्री आपको वर्क परमिट दे रही है, वहाँ पे आओ, वहाँ पे काम करो, 6 टैक्स भरो, उसके बाद पुर्तगाल मूव हो जाओ। मेरा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा आसान चीज़ मैं यही बोलूँगा। यही है।
सिंपल। मैं तो स्पेशली ये कहना, मैंने जितने भी लोग जो लगा के आते हैं डोंकी, ऐसा नहीं कि वो केवल अनएजुकेटेड होते हैं, इवन ग्रेजुएट बंदे भी लगा जी। के आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट पहले ट्रायल, लीगल ट्राई मारो। वो लीगल ट्राई करते ही नहीं, वो डायरेक्ट वैसे ही आ जाते डायरेक्ट आते क्यों, डर जाते हो। हैं। हाँ, और एजेंट उनको ऐसा बता भी देता है, घबरा देते हैं। और एजेंट को शायद डोंकी में ज़्यादा प्रॉफिट भी होता होगा, इसलिए वो सीधा वही तरीका बताते हैं। हाँ तो एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर देखना। हाँ, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है। तो इसीलिए, और क्वेश्चंस तो मेरे बहुत सारे थे, लेकिन अभी वक्त की कमी है जी, कभी तो फिर मिलेंगे। हो सकता है किसी और कंट्री में हम जल्दी ही मिले। बहुत अच्छा लगा गौरव जी आपसे बात करके, और बहुत सारा टाइम आपने दिया है, हर टेबल में आप देते हैं। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सब लोगों को कि हार मत मानो यार, राइट। थोड़ा सा स्ट्रगल करो। गौरव जैसे इंसान, आपको लाइव एक्सपीरियंस है, देख लो 18 साल की उम्र में यूरोप आया, यूरोप आने के बाद एक फैक्ट्री में काम किया, फैक्ट्री में काम करने के बाद पुर्तगाल आया, गाड़ी चलाई, सर्दी के मौसम में मेरे हाथ अकड़ जाते थे, उसके बाद अपना खुद का एक बिज़नेस चालू किया, आज रेस्टोरेंट चालू कर रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शायद सुपरमार्केट भी इनका होगा। सही है गौरव जी, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए आपके चैनल पे, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बहुत सारे लोग इसको सीखेंगे कुछ इस वीडियो से। राइट, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जो आपने अचीव कर लिया है, और जो चीज़ें आपने की हुई हैं इतने टाइम बाद, और फिर यूट्यूब में आके इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कोई भी वीडियो बनाने लगते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई नॉलेज कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उनका। कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, तो यूट्यूब के बारे में और बता दो, अगर कोई किसी को यूट्यूब चलाना हो ना, एक ही चीज़ बोलूँगा, एल्गोरिथम पे बहुत ध्यान दो। एल्गोरिथम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो को आगे बढ़ा सकती है, गिरा भी सकती है। और मुझे इससे भी ज़्यादा लगता है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सामने वाले को कोई वैल्यू दो, वैल्यू दो, या तो इंटरटेनमेंट हो, या उसको कोई भी चीज़ की कोई भी वैल्यू चीज़ हो, की तो 100%। अब जैसे कि कभी कभी मैं लाइव आता हूँ तो 100 लोग देखते हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताने लगता हूँ वहाँ पे 50 लोग कम हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मैं जॉब के लिए बता लोगों कि देखो यहाँ जॉब है, यहाँ जॉब है, तो उसको 100-150 लोग देखते हैं। राइट। तो लोग जॉब को खाली दिखना चाहते हैं कहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जॉब कैसे करना है, क्या करना है, लीगल टर्म नहीं देखते। ये प्रॉब्लम है लोग। यही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके चैनल पे बुलाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।